हेलो। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। 10th क्लास का पाठ है कृषि। इसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आप समझिए पाठ को। कृषि भारत की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। जैसे अगर हमें चीनी उद्योग लगाना है तो गन्ना खेतों से मिलेगा आदि। कृषि के प्रकार हमारे देश में जो कृषि है उसके अनेक प्रकार हैं। उसमें पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से मतलब उस प्रकार की कृषि है जिसमें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही अनाज उत्पन्न किया जाता है, जिसमें सिर्फ मौसम पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। किसी प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। अत्याधुनिक न तो बीज उपयोग में लाए जाते हैं, न सिंचाई की जाती है। बस इसमें क्या होता है कि भूमि के छोटे टुकड़े को साफ करके उसमें बीज डाल दिया जाता है और उससे जो भी उत्पन्न होता है वो परिवार के भरण पोषण के लिए होता है। इसलिए उस कृषि को कहा गया है जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न भी कहा गया है। कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को लगना पड़ता है। और जो कर्तन दहन की बात हो रही है उसमें किसी भूमि के टुकड़े को साफ करके उसमें फसल को उगाया जाता है और इसमें जब तक उर्वरा शक्ति रहती है तब तक उसमें काम किया जाता है, वरना उसे छोड़ कर चले जाते हैं। इसे भारत के अनेक राज्यों में अनेक नामों से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। एक है वाणिज्यिक कृषि। नहीं, पहले आते हैं गहन कृषि पर। गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें खेतों का आकार छोटा होता है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, उन्नतशील बीज, रासायनिक खादें और सिंचाई का अच्छा प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि एक ऐसी फसल जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। जैसे इसका उदाहरण है पंजाब और हरियाणा, जहाँ चावल वाणिज्यिक फसल के रूप में है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। जैसा कि हम बच्चों को बता चुके हैं कि भारतवर्ष में अगर कोई खाद्यान्न सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो वो है चावल। रोपण कृषि क्या है? यह भी एक वाणिज्यिक खेती है, व्यापार के लिए की जाती है। लेकिन रोपण कृषि का मतलब होता है कि एक ऐसी कृषि जो फैक्ट्री व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है। जैसे फैक्ट्री में अधिकारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, मशीनें होती हैं, वैसे ही ठीक रोपण कृषि में भी होता है। जैसे सपोज करिए चाय का बागान है तो उसमें मजदूर भी होंगे, अधिकारी भी होंगे और चाय को बनाने के लिए मशीनें भी होंगी। इसमें मैंने देखा है, कई साल से देख रहा हूँ, चैप्टर में जैसे ये केले की फसल दी गई है तो इस तरह का चित्र दे देते हैं और कहते हैं कि फसल की पहचान कीजिए। तो ये प्लीज़ आपको देखनी पड़ेंगी ठीक से, और वो देखनी पड़ेंगी। ये बांस की खेती के बारे में दिखाया गया है। शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप का मतलब होता है मौसम के अनुसार फसलों की उगाई। इन्हें फसल ऋतु भी कहते हैं।
सस्य ऋतु भी कहते हैं। सस्य प्रारूप में सस्य ऋतु यानी फसल, मौसम के अनुसार कौन कौन सी फसलें। तो 3 प्रकार की हमारे यहाँ पर सस्य ऋतुएँ पाई जाती हैं। एक रबी है, दूसरी खरीफ है, तीसरी जायद। रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य उसे काट दिया जाता है। इसके जो उदाहरण है वो है गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। ये रबी की फसल में आती है। खासकर इसका विशेष ध्यान रखना है। और हरित क्रांति के कारण रबी की फसल में गुणोत्तर वृद्धि हुई है। इसके बाद में दूसरी हम फसल लेते हैं, उसका नाम है खरीफ। खरीफ का मतलब होता है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो बो दी जाती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और इस फसल के जो खरीफ है उसके मुख्य उदाहरण हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, चावल और गन्ना भी शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे देश में होती है। और रबी और खरीफ की फसलों के बीच में एक ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, उसको जायद कहते हैं। इस जायद फसल के जो उदाहरण है वो है तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू आदि। इनके बारे में ध्यान रखिए। और इसके अलावा चारे की फसलें भी बोई जाती हैं। मुख्य फसलें हमारे देश में कौन कौन सी हैं? तो मुख्य फसलें मुख्य रूप से हमारे देश में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चावल, कॉफ़ी, तिलहन आदि उगाई जाती है। चावल के बारे में जैसे कहा कि हमारा देश जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता है और हमारे देश में अधिकांश लोगों का जो खाद्य है वो चावल है। चावल एक खरीफ फसल ऋतु है। तापमान इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा फसल काट ली जाती है। तो ये जो फसल दिखाई गई है ये चावल की खेती है, इसको पहचानना है। चावल के बाद में गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है और उत्तर भारत में इसका बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है। इस फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये जो गेहूं की फसल दिखाई गई है इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद में गेहूं उगाने के 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने के मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज हैं और मोटे अनाज बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर हैं। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भुस्सी मिलती है। तो ये बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं मिलेट्स और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए वर्धक है। बाजरा की बात हम करते हैं तो बाजरा एक खरीफ की फसल है, मोटे अनाज की फसल है। तो इसमें हम देखेंगे कि यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसमें इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। अमेरिका में खासकर इसको सूअरों को खिलाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, मगर हिंदुस्तान में इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और इसका प्रयोग भी होता है।
इसको बहुत से हलवाई बेसन के रूप में इसको प्रयुक्त करते। बिहार जैसे राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही मैंने खुद देखा है कि मक्का की किसान एक वर्ष में 3-3 फसलें ले लेते हैं। ये कुल 60 दिन में तैयार हो जाती है। बाकी अच्छी उर्वरक और सिंचाई के साधन, ये सब मक्का के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर ये चित्र दिया गया है मक्का की खेती का, उसमें ऊपर पौधों के ऊपर एक बाल जैसी होती है, वो दिखाई देती है। दालें जैसे कि आपको मालूम है, हमारा देश शाकाहारी लोगों के लिए दाल उपलब्ध कराता है जो प्रोटीन से भरपूर है। जिन बच्चों के शरीर कमज़ोर होते हैं उन्हें प्रोटीन लेनी चाहिए। अरहर, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, चना भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। और ये जो फसलें हैं वो खरीफ और दालें दोनों के रूप में उगाई जाती हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती हैं। ठीक है, तो इस फसल को बोने से खेत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता है, यानी कि उसकी उत्पादकता क्षमता बड़ी रहती है, उर्वरकता उसमें रहती है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान में जिसको बोया जाता है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई के द्वारा इसे पूरा कर लिया जाता है। गन्ना से चीनी बनाई जाती है, गुड़, खांडसारी, शीरा आदि बनाया जाता है। और आपको समझ में आना चाहिए कि हलवाई ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं चीनी का, जिससे वो मिठाइयाँ बनाते हैं। तिलहन में तेल, वे ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है। चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत में विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान रहा था। तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें बोई जाती हैं। इन तिलहनों में आप याद कर लीजिए, मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी इत्यादि है। तो ये फसलें कुछ किसानों को दिखाया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में चाय एक पेय पदार्थ है, रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। हमारे देश में चाय का उत्पादन होता है और विदेशों को भी भेजी जाती है। इसमें सघन श्रम की आवश्यकता होती है। हवादार वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों को बढ़ाने में सहायक होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों में और तमिलनाडु, केरल में भी इसका उत्पादन होता है। तो चाय अक्सर हर घरों में बनाई जाती है, तो इसका उत्पादन भी सीखिए। कॉफ़ी, जिसको हिंदी में कहवा कहते हैं, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, इसलिए विदेशों में इसकी बड़ी मांग रहती है। यानी कि कॉफ़ी गर्म होती है, इसलिए ठंडे देशों में इसको भेजा जाता है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूनन पहाड़ियों से हुई है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलों के अंतर्गत भाई बाग लगाए जाते हैं जिसमें आम, लीची, अनन्नास, ये अनेक राज्यों में अलग अलग पैदा होते हैं। अंगूर, इन सब के, खुबानी, अखरोट, ये बागवानी फसल के अंतर्गत होते हैं और इनका उत्पादन होता है विदेशों में। देश में इनकी बड़ी मांग है। कुछ अखाद्य फसलें होती हैं जिनको खाया नहीं जाता, लेकिन जो बड़ी महत्वपूर्ण है, रबड़ है। तो रबड़ को खाने के लिए नहीं उगाते, इसका उत्पादन जो है वो पहिया, टायर, और आपने देखा होगा कि रबड़ की जितनी भी चीज़ें हैं, मशीनरी के बहुत सारे वार्सल्स, इन सब के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। तो अखाद्य फसलों में ये रबड़ हो गई, कपास भी हो गई।
कपास भी खाने के लिए नहीं उगाई जाती है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है और भारत का एक ऐसा खनिजों के बाद में ये दूसरा प्रमुख उद्योग है जिसमें सूती वस्त्र उद्योगों में लोग बहुत बड़ी मात्रा में काम करते हैं। तो कपास को उगाने के लिए 210 दिन पाला रहित होने चाहिए, यानी तभी इसके जो बॉन्ड होते हैं कपास के वो खिलते हैं, बढ़िया साफ़ सुथरे रहते हैं, अच्छे रहते हैं। विदेशों में आपने देखा होगा सूती वस्त्रों की बहुत मांग रहती है, तो ये सूती वस्त्र कपास से बनते हैं। इसे रेशेदार फसल के अंतर्गत भी रखा जाता है। जूट भी एक रेशेदार फसल है। आपने देखा होगा जो बोरियां हैं जिसमें चीनी और गेहूं पहले भरे जाते थे, अब नहीं भरे जाते क्योंकि प्लास्टिक ने बहुत ज़्यादा इनका स्थान ले लिया है। तो जूट एक प्राकृतिक रेशा है, इससे बोरियां, चटाई, रस्सी आदि चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन आज नायलॉन और प्लास्टिक ने इनकी मांग को बहुत गिरा दिया है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो कृषि में और इसके लिए संस्थागत सुधार किया गया है। सरकार ने बहुत सारे सुधार किए गए कि किसानों को जो खेत बिखरे हुए थे उनको एक जगह लाने के लिए चकबंदी की है। चकबंदी जिसमें खेत एक जगह हो जाता है, 10 टुकड़े हैं धीरे छोटे छोटे, उनको सबको एक जगह जोड़ दिया जाता है। जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। सहकारिता पर जोर दिया गया है। सहकारिता से मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे किसानों को लोन आसानी से मिल जाता है और जिससे वो रासायनिक खादें, बीजें आदि खरीदते। किसानों के लिए सरकार क्या करती है, आपने देखा सुना होगा कि कोई भी ऐसी आपदा जिससे फसल बेकार न हो जाए या बेकार हो जाए तो किसान पर विशेष प्रभाव न पड़े, इसलिए फसल बीमा योजना भी शुरू की गई है। किसानों के लाभ के लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा परियोजना ये सब लागू की है, जिससे किसान अपने आप को असहाय महसूस ना करें। और मैं सब भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि खाना बर्बाद ना करें, खाना उतना लें प्लेट में जो खा सकें। अगर आप खाने को बर्बाद करते हो तो इसका मतलब आप हमारे किसान जो अन्नदाता हैं उनका अपमान कर रहे हैं। भारतीय कृषि रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी की तरह है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, देश जो जीडीपी है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि कृषि जो है वो बहुत सारे लोगों के भरण पोषण का काम करती है। और आपको ये पता होना चाहिए बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो कृषि भूमि है वो निरंतर कम होती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का जन्म हो सकता है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। औपनिवेशिक काल में यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मामले विश्व के विभिन्न देशों मसाले विभिन्न देशों को निर्यात किए जाते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि मसालों की मांग रही है तो निर्यात किए जाते थे। भारत में बहुत सारे ये मसाले पैदा किए जाते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दो से अधिक देशों में जो ग्लोबलाइजेशन है यानी भूमंडलीकरण है, इसमें आदान प्रदान किया जाता है, अपनी उत्पादन को दूसरे देशों में बेचा जाता है। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सक्षम है। यहाँ पर ये सागौन के क्लोन का ऊतक संवर्धन दिखाया गया है कि जिसे इसे बना के रखा जा सके। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है। इसलिए आपने देखा होगा भारत सरकार निरंतर किसानों के लिए निरंतर योजनाएं लागू करती रहती है। और ऑर्गेनिक कृषि आज अधिक प्रचलन में है। और इससे जो उर्वरक है, कीटनाशक, जो रासायनिक
खादों के बिना तैयार की जाती इस प्रकार की फसल की बहुत ज़्यादा मांग है। और हमारा देश जो है वो खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है। इसके साथ ही हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।